बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय और हमारे अध्याय का नाम है एन फ्रैंक की डायरी। आइए, क्या है इसमें ये जाने। तो बच्चों, दूसरे महायुद्ध के दौरान हॉलैंड के यहूदी परिवारों को अकल्पनीय यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा। ऐसे ही 2 यहूदी परिवारों के 8 लोग एक गुप्त आवास में 2 साल से भी ज्यादा अरसे तक छुपे रहे। इन्हीं में एक थी 13 साल की एन फ्रैंक। एन ने उन दिनों की दिनचर्या को डायरी के रूप में लिपिबद्ध किया और डायरी को नाम दिया किटी। 1945 में एन की अकाल मृत्यु के बाद उसके पिता ने पूरी डायरी प्रकाशित करवाई। इस पाठ में उक्त डायरी के कुछ लोमहर्षक अंश शामिल किए गए हैं। तो आइए हम भी उनकी डायरी को पढ़ते हैं। डायरी शुरुआत होती है शनिवार 20 जून 1942। प्यारी किटी, आखिर वह क्या था जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया? दरअसल मेरा कोई दोस्त नहीं है। हालांकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की एक बच्ची दुनिया में बिल्कुल अकेली है। सच तो यह है कि मैं अकेली हूँ भी नहीं। मेरे बहुत प्यारे माता पिता हैं, 16 साल की एक बहन है और कम से कम 30 ऐसे लोग तो हैं ही जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। हमारी जिंदगी चिंताओं से परे नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि हमारे नाते रिश्तेदार जर्मनी में हिटलर के यहूदी विरोधी कानूनों के शिकंजों में यातनाएं झेल रहे थे। 1938 में हुए भीषण हत्याकांड के बाद मेरे 2 मामा जर्मनी से भागकर सुरक्षित शरण की तलाश में उत्तरी अमेरिका चले गए थे। नानी हमारे पास रहने के लिए चली आई थी। तब वह 73 साल की थी। 1940 के बाद से अच्छे दिन दूर दूर और दुर्लभ होते चले गए थे। पहले तो लड़ाई छिड़ी, फिर आत्मसमर्पण और फिर जर्मनों का आना। यहूदियों के लिए तभी से संकट की शुरुआत हुई थी। एक के बाद एक यहूदी विरोधी आदेशों ने हमारी आज़ादी को बुरी तरह छिन भिन कर दिया था। यहूदियों को हर वक्त एक पीला सितारा टाके रहना होता था। यहूदियों को अपनी साइकिलें जमा करानी पड़ती थी। ट्रामों पर चढ़ने की मनाही थी। खुद की कार तक में चलने की मनाही थी। शॉपिंग दोपहर 3 से 5 बजे के बीच ही कर सकते थे। यहूदी नाइयों की दुकानों पर ब्यूटी सैलूनों में नहीं जा सकते थे। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच गलियों और सड़कों पर नहीं घूम सकते थे। नाटक, सिनेमा या किसी भी तरह के मनोरंजन के लिए नहीं जा सकते थे। तरण ताल, टेनिस कोर्ट या किसी मैदान का उपयोग नहीं कर सकते थे। नाव नहीं खेल सकते थे। खेलकूद में हिस्सा नहीं ले सकते थे। खुद के या किसी मित्र के बगीचे में रात 8 बजे के बाद बैठ नहीं सकते थे। ईसाइयों से मिलने उनके घर नहीं जा सकते थे। फिर भी जीवन चलता रहता था। गुरुवार 9 जुलाई 1942। तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी, पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे जो अल्लम गल्लम चीज़ों से ठूस ठूस कर भरे हुए थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी से देख रहे थे। हम जब गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। उन्होंने तय किया था कि 16 जुलाई को हम अज्ञातवास यानी कि एक अलग जगह है जहाँ पर कोई किसी को पता ना हो, अज्ञातवास में चले जाएंगे। अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन पीछे खिसकाना पड़ा था। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तल मंजिल पर बड़ा सा गोदाम, काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाज़ा घर के पिछवाड़े हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना यानी कि जहाँ नहाना धोना होता है, गुसलखाना और बिना खिड़की वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। शनिवार 11 जुलाई 1942। प्यारी किटी, कल रात हम चारों नीचे चले गए थे और वायरलेस पर इंग्लैंड रेडियो सुनते रहे। मैं डर गई थी कि कहीं कोई हमें देख न ले। हम कुछ भी करें, हर वक्त खटका लगा रहता है कि कहीं पड़ोसी सुन न ले। मैं वानदान परिवार के आने की राह देख रही हूँ। वे लोग मंगलवार को आएंगे। उनके आने पर खूब मज़ा आएगा और इतना शांत भी नहीं रहेगा। तुम देखो ना, शांति का यह वातावरण मुझे दिन रात नर्वस बनाए रहता है। कोई मेरे कमरे में आकर सोए, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शुक्रवार 21 अगस्त 1942। प्यारी किटी, अब हमारी गुप्त एनेक्सी सचमुच गुप्त बन चुकी है।
अब चूंकि छुपाकर रखी गई साइकिलों के लिए भी कई घरों की तलाशी ली जा रही है, इसलिए मिस्टर कुगलर ने यही बेहतर समझा कि हमारे छिपने की जगह के दरवाजे के सामने किताबों का एक रैक बना दिया जाए। ये रैक कब्जों पर झूलता है और दरवाजे की तरह खुल जाता है। अब हमें जब भी नीचे जाना होता है, पहले सिर झुकाना होता है, फिर कूदना पड़ता है। 3 दिन में ही इस बौने दरवाजे की चौखट से सिर टकरा कर हम सबके माथे पर घूमर निकल आए हैं। बाहर बहुत ही अच्छा दिन है, साफ और गर्म। मौसम कितना भी अच्छा हो, हम अधिक से अधिक यही कर सकते हैं कि पूरे दिन अटारी पर फोल्डिंग चारपाई पर पसरे रहें। सोमवार 21 सितंबर 1942। प्यारी किटी, आज मैं तुम्हें एनेक्सी की आम खबरों के बारे में बताऊंगी। मेरे दीवान के ऊपर एक लैंप लगा दिया गया है ताकि भविष्य में जब भी बंदूकें गरजने की आवाज़ सुनूं, मैं इससे लटकी डोरी खींचकर लाइट जला दूं। मैं फ़िलहाल इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि हम आजकल दिन और रात के वक्त खिड़की को थोड़ी देर के लिए खुला रखते हैं। मंगलवार 29 सितंबर 1942। प्यारी किटी, जब आप अज्ञातवास में होते हैं तो आपके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं। ज़रा कल्पना करने की कोशिश करो। चूँकि हमारे यहाँ गुसलखाना नहीं है, इसलिए हम नहाने धोने का काम टीन के एक टब में करते हैं। चूँकि शनिवार की दोपहर के वक्त पर्दे नीचे रहते हैं, इसलिए मैं और मार्गेट अंधेरे में खूब रगड़ रगड़ कर नहाती हैं। हम में से जो गुसलखाने में नहीं होती, वह बाहर खड़ी होकर खिड़की में बनी एक झिर्री में से बाहर की दुनिया के नज़ारे देखती रहती हैं। नीचे वाली मंजिल पर प्लम्बर काम कर रहा था ताकि सर्दियों में पाइप जम ना जाए। हमें दिन में पानी चलाने की मनाही तो थी ही, पाखाना जाने पर भी पाबंदी लग गई थी। 3 दिन तक बैठे बैठे मेरी पीठ अकड़ गई है। रात के हल्के फुल्के व्यायाम ने ही मदद की। सोमवार 8 मई 1944। प्यारी किटी, क्या मैंने तुम्हें कभी अपने परिवार के बारे में बताया है? शायद नहीं बताया, तो आज बताती हूँ। मेरे पापा फ्रैंकफर्ट में पैदा हुए थे। उनके माता पिता बहुत धनी लोग थे। पापा के पिता माइकल फ्रैंक का एक बैंक था और वे लखपति बन गए थे। वे शुरू से ही अमीर नहीं थे, उन्होंने अपने बलबूते पर धन कमाया। वे सेल्समैन आदमी थे। अपनी जवानी में पापा ने एक अमीर आदमी के बच्चे का जीवन भोगा। दादाजी के मरने के बाद ज़्यादातर दौलत इधर उधर हो गई। इसके बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया। मुर्दास्फीति किसे कहा जाता है बच्चों? मुर्दास्फीति का अर्थ होता है कि मुर्दा विस्तार। ठीक है, इसका अर्थ होता है मृदा विस्तार। तो मृदा विस्तार की वजह से बची कुछ दौलत भी खत्म हो गई थी। लड़ाई शुरू होने तक उनके कुछ अमीर रिश्तेदार बचे हुए थे, इसलिए पापा अच्छे खासे बने रहे। कल उन्हें अपने आप पर बहुत हंसी आई क्योंकि पिछले 50 साल में ये पहली बार हुआ कि मेज़ पर वे फ्राइंग पैन में से खुरच कर बचा बुचा खाना निकाल रहे थे। हम सबके मुंह में पानी आ रहा था। हम जिनके नसीब में सुबह के नाश्ते में 2 चम्मच दलिया आता था, हम यकीनन यानी कि विश्वास करें, यकीनन भूख से बेहाल थे। हमें अधपके पालक के अलावा और मिलता क्या है? हर रोज़ हमें सड़े हुए आलूओं पर गुजारा करना पड़ता है। हम अपने खाली पेट भरने के लिए क्या जुटा पाते हैं? उबली हुई सलाद, कच्ची पालक और पालक। हो सकता है हम उस कार्टून चरित्र पापोए की तरह तगड़े हो जाएं जो सिर्फ पालक खाता है। हालांकि मुझ में तो ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते। शुक्रवार 21 जुलाई 1944। प्यारी किटी, आखिर में आशावादी होती जा रही हूँ। आशावादी यानी कि मैं पॉजिटिव होती जा रही हूँ। अब ऐसा वक्त आ गया है कि चीज़ें जो हैं वो ठीक ठाक चल रही हैं, सचमुच। और एक शानदार खबर, हिटलर की हत्या करने की कोशिश की गई है और इस बार प्रयास यहूदी कम्युनिस्टों या ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि इसके पीछे एक जर्मन जनरल था जो न केवल काउंट है बल्कि युवा भी है। हिटलर ने अपनी जान बचाने के लिए परमपिता परमात्मा का आभार माना है। दुर्योग से वे बच गए। वे थोड़ा इधर उधर जल गए हैं और एक आध खरोच आई है। आसपास जितने भी जनरल या अधिकारी खड़े थे, सबके सब मारे गए हैं या जख्मी हो गए हैं। षड्यंत्र करने वाले दल के मुखिया को गोली मार दी गई है। हमें अब तक जो प्रामाणिक सूचनाएं मिली हैं, उनमें सबसे बढ़िया यह है कि कई ऑफिस तथा जनरल युद्ध से आजीज आ चुके हैं, यानी कि वह इससे अब बोरियत पाने लगे हैं। वह चाहेंगे कि हिटलर को अतल गहराइयों में डूबते देखें ताकि वह मिलिट्री तानाशाही स्थापित कर सके, शत्रु पक्ष से शांति स्थापित कर सके, अपने आप को फिर से हथियार बंद कर सके और कुछ दशकों के बाद फिर से एक नई लड़ाई शुरू कर सके। इस बात की संभावना ही मुझे 7वें आसमान तक पहुंचा रही है कि हम अक्टूबर में फिर से स्कूल जा पाएंगे। यह खुशी के साथ साथ तर्क संगत बात भी है। ओह डियर, मैंने तुम्हें अभी तो बताया था कि घटनाओं की पूर्वाशा मैं विश्वास नहीं करती। मुझे माफ़ करना किटी, मुझे विरोधाभासी यानी कि विरोध करने वाली विरोधाभासी बातों का पिटारा मत कहना। हाँ, तो यह लिखी है किटी एन फ्रैंक ने। तो बच्चों, यहाँ पर ये शिविर दिया गया है। यह वह शिविर है जिसमें एन फ्रैंक को अपने अंतिम दिन बिताने पड़े।
और अंत में 4 अगस्त 1944 की सुबह 10 साढ़े 10 बीच के बीच 263 प्रिंसिंग ग्राइंड पर एक कार आकर रुकी। उनमें से कई आकृतियां उतरी। उन्होंने एनेक्सी में छुपकर रह रहे 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पहले एम्स्टर्डम की एक जेल में ले जाया गया। उसके बाद हॉलैंड के उत्तर में यहूदियों के लिए बनाए गए ट्रांजिंग कैंप वेस्टरबोर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर 3 सितंबर को आखिरी गाड़ी से ऑस्टविट्ज यानी कि पोलैंड भेज दिया गया। वहाँ हरमन वान दान को गैस के जरिए मार डाला गया। एंड्रिच फ्रैंक की 6 जनवरी 1945 को भूख और यंत्रणा से मृत्यु हो गई। मार्गोट और एन फ्रैंक को अक्टूबर के अंत में बेर्गेन वेल्सन ले जाया गया। यह हानोवर जर्मनी के निकट का एक यातना शिविर था। यहाँ गंदगी के चलते टाइफस महामारी फैल गई थी। इस महामारी ने हजारों कैदियों को ले लिया था। मॉर्गेट और उसके बाद के कुछ दिन बाद एन भी इसी महामारी की शिकार हो गई। इस यातना शिविर को ब्रिटिश सेना ने 12 अप्रैल 1945 को मुक्त कराया था। युद्ध की समाप्ति तक इन 8 में से 7 की मौत हो चुकी थी। केवल एन फ्रैंक के पिता ऑटो फ्रैंक ही जीवित बचे थे और तब उन्होंने अपनी बेटी की इस डायरी को सार्वजनिक किया था। बड़ा दुखद विषय है ये कि किस प्रकार लोगों को युद्ध के दौरान इस तरह के जीवन से गुजरना पड़ता है। युद्ध विनाशकारी होता है। वो कभी किसी का आदर सम्मान नहीं कर सकता, कभी भी लोगों के जीवन में खुशियां नहीं ला सकता। तो इस बात पर हर देश को विचार करना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। मौखिक व्यक्ति का पहला प्रश्न, एन फ्रैंक के पापा ने क्या तय किया? एन फ्रैंक के पापा ने तय किया कि वह एक अज्ञातवास में जाकर रहेंगे। बाकी के प्रश्नों के उत्तर बच्चों इसी प्रकार दीजिएगा आप। तो लिखित अभिव्यक्ति का प्रश्न है बच्चों, क प्रश्न सही उत्तर वाले गोले को रंगे। पहला वाक्य है, एन फ्रैंक के दीवान के ऊपर क्या था? तो दीवान के ऊपर बी वाला विकल्प सही है, लैंप था। इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं चुनिएगा। ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला वाक्य, हमारी जिंदगी डैश से परे नहीं थी। हमारी जिंदगी मुश्किलों से परे नहीं थी। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण करें। गौ, सही गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य है, एन फ्रैंक ने 23 साल की उम्र में अपनी डायरी लिखना आरंभ कर दिया। तो गलत है, बहुत छोटी उम्र में किया था उन्होंने। इसी प्रकार बाकी के सही गलत के निशान आप स्वयं लगाएंगे। घ में एक पाठांश दिया गया है, पाठ का अंश इसे 2-3 बार पढ़िएगा और इससे संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पाठांश में से ढूंढकर लिखने हैं। ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, हिटलर द्वारा बनाए गए यहूदी विरोधी आदेशों के बारे में बताइए। हिटलर द्वारा बनाए गए यहूदी विरोधी आदेशों के बारे में ये बताया गया है कि वे अपने पार्कों में नहीं घूम सकते थे, अपने बाग बगीचे में 8 बजे के बाद नहीं बैठ सकते थे, बिना आदेश के वो कोई काम नहीं कर सकते थे, अपनी कार का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इस तरह वो अपनी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ये उन पर पूरी तरह पाबंदी थी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा बच्चों। कल्पना की उड़ान का प्रश्न आ गया, क्या किसी एक समुदाय को पूरी तरह से समाप्त करना एक न्यायोचित कार्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी समाज का, किसी व्यक्ति को समाप्त करना भी न्यायोचित कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार है। इसीलिए किसी की जीवन लीला समाप्त करना किसी के अधिकारों में नहीं आता है। भाषा की बात का पहला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी पर सही का निशान लगाइए। जर्मनी शब्द, इसका चौथा विकल्प सही है। इसी प्रकार बाकी की शुद्ध शब्द स्वयं ढूंढिएगा। ख, संधि विच्छेद कीजिए। परमात्मा, परम जमा आत्मा, ठीक है। इसी प्रकार बाकी की संधि विच्छेद स्वयं करें। ग, पाठ में से अविकारी शब्द ढूंढकर लिखिए। अविकारी जो परिवर्तित नहीं होते, यानी कि जिनमें परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द होते हैं। तो पाठ में जाइए और ऐसे शब्द ढूंढिए, ठीक है। घ, शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। छिन्न भिन्न, लोगों की जिंदगी जर्मनों के आने से छिन्न भिन्न हो गई थी। इसी प्रकार के वाक्य प्रयोग शब्दों के स्वयं करेंगे आप। ड, रेखांकित शब्द विशेषण है या क्रिया विशेषण लिखिए, ठीक है। यहूदियों को हर वक्त पीला सितारा टाके रहना होता था, तो यहाँ पीला शब्द जो है वो विशेषण शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार बाकी के विशेषण और क्रिया विशेषण शब्द स्वयं ढूंढिए। च, रंगीन छपे शब्दों के विलोम शब्द लिखने आपको। दुर्योग से वे बच गए, दुर्योग और इसका सुयोग, ठीक है। इसी प्रकार बाकी के विलोम शब्द स्वयं लिखिए। विषय संवर्धक गतिविधियों में आपको करना है बच्चों की द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, घटनाओं और उनके परिणामों को शामिल करते हुए लेख लिखिए। आपने इतिहास की पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया होगा, तो यहाँ पर एक लेख लिखिए उस बारे में। युद्ध समाधान है या समस्या, शीर्षक पर पक्ष विपक्ष में अपने तर्क दीजिए, ठीक है। तो 2 ग्रुप बनाइए, एक पक्ष में होगा युद्ध के और एक विपक्ष में होगा। इस विचार में आप वाद विवाद कीजिएगा। चलिए लेखिका परिचय ले लेते हैं। एन फ्रैंक, 12 जून 1929, मृत्यु हुई 1945। एन फ्रैंक का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। एन फ्रैंक के पिता का नाम ऑटो फ्रैंक और माँ का नाम एडिस था। एनी बड़ी होकर पत्रकार या लेखिका बनना चाहती थी।
15 वर्ष के अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने ऐसी डायरी लिखी जो उसे अमर बना गई। एन फ्रैंक के पिता ने यह डायरी 1947 में पहली बार प्रकाशित करवाई। इस डायरी का अनुवाद विश्व की लगभग 70 भाषाओं में किया गया है। यह विश्व की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। तो बच्चों, ऐसी ही डायरियों को आप भी पढ़िए, आपको पता लगेगा उस समय लोगों ने किस प्रकार की यातना का अनुभव किया था, लोग किस तरह की बुरी संगति में फंस गए थे, कैसे माहौल में वो जी रहे थे। तो बच्चों, युद्ध कभी भी समाधान नहीं हो सकता। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये लोगों के लिए एक विनाशकारी है। लोगों के जीवन में इसका गहरा असर पड़ता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी संकल्प के साथ जिएंगे और कभी भी विश्व में कभी भी युद्ध के लिए अपने सही तर्क नहीं देंगे। आप हमेशा बताएंगे लोगों को कि वैध युद्ध जो होते हैं वो विनाश ही लाते हैं, समाधान नहीं। तो इसी उद्देश्य के साथ कि आप इस पाठ से मिलने वाली सीख को अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।